क्या आपको पता है ट्रेन के पीछे बने इस एक्स का क्या मतलब है? क्या आपको पता है कि ट्रेन के पीछे ये दो बड़े चुम्बक क्यों लगे होते हैं? क्या आपको पता है ट्रेन के इंजन की कैपेसिटी कितने सीसी की होती है? आपने ट्रेन के डिब्बों पर 5 बड़े बड़े डिजिट्स जरूर देखे होंगे। क्या आपको पता है उनका क्या मतलब है? ऐसे सभी क्वेश्चंस के जवाब इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपने कभी ना कभी ट्रेन में सफ़र ज़रूर किया होगा, पर क्या आपको पता है इंडियन रेलवे वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है। इंडियन रेलवे का पहला सफ़र 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाणे के बीच कुल 34 किलोमीटर के साथ शुरू हुआ। आपको ये तो पता होगा कि इंडियन रेलवे की शुरुआत जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था अपने बिजनेस पर्पज को लेकर। इंडियन रेलवे का नेटवर्क 68,584 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसमें कुल 17 जोन है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जोन उत्तरी रेलवे, पश्चिमी रेलवे, दक्षिणी रेलवे और मध्य रेलवे है। इंडिया में एक दिन में लगभग 22,500 से अधिक ट्रेनें चलती हैं, जिसमें 24 मिलियन से अधिक पैसेंजर जो हैं वो ट्रैवल करते हैं। इसके साथ ही 203 मिलियन टन का सामान इधर से उधर इंडिया में किया जाता है। यही कारण है कि इंडियन रेलवे को भारत का लाइफलाइन कहा जाता है। अपनी ट्रेन के पीछे एक्स का सिंबल देखा होगा। क्या आपने सोचा है कि इसकी जगह ABCPQ ऐसा क्यों नहीं होता? ट्रेन के पीछे एक्स बनाने का बहुत सारे रीजन है। उनमें से एक ये है कि अगर ट्रेन चल रही है और पीछे आपको एक्स दिखा मिल गया, इसका मतलब ट्रेन कंप्लीट है। लेकिन अगर किसी कारण से आपको एक्स नहीं दिखा, इसका मतलब ये है कि ट्रेन की कुछ बोगियां पीछे रह गई हैं किसी टेक्निकल पर्पज से। रेलवे गार्ड या सिग्नल मैन एक्स देख के ही सेटिस्फाइड होते हैं कि ट्रेन का आखिरी हिस्सा सही सलामत है, वो पूरी तरीके से गुजर चुका है। अगर आप रात में देखेंगे तो ट्रेन के पीछे जो एक्स बना होता है उसके बगल में एक रेड लाइट जलती है, जिसको टेल लैंप भी कहते हैं। ये टेल लैंप सिग्नल होता है उन पीछे आने वाली ट्रेनों के लिए। वो ये लाइट देख के ये अंदाजा लगा लेते हैं कि पीछे से आने वाली ट्रेन के लिए ये इंडिकेशन है कि आखिरी डब्बा है और सामने का ट्रैक जो है वो खाली है आगे बढ़ने के लिए। आप इस एक्स के निशान को किसी भी ऊंची बिल्डिंग से, टावर से या फिर पानी की टंकी से भी आप देख सकते हो और आप श्योर हो जाओगे कि हाँ भाई ट्रेन जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होके जा रही है। आप किसी स्टेशन पे जाते हो तो आप वहाँ देखते हो कि ये बड़ी बड़ी घड़ियाँ लगी होती हैं, जिसमें टाइम 1 से लेकर 24 आवर्स तक के बताए जाते हैं। पर क्या आपने सोचा है कि वहाँ नॉर्मल घड़ियाँ क्यों नहीं यूज़ की जाती? देखो, इंडियन रेलवे और एयरलाइंस दोनों जो हैं वो 24 आवर्स फॉर्मेट की घड़ियाँ यूज़ करते हैं। ऐसा इसलिए ताकि लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। सपोज दैट आप ट्रेन की कोई टिकट बुक कर रहे हो शाम के 9 बजे और आप AM और PM देखना भूल गए और आपने गलती से वो टिकट सुबह के 9 बजे का बुक कर दिया, तो जाहिर सी बात है इस टाइम कन्फ्यूजन की वजह से आपका ट्रेन छूट जाएगा। इससे बचने के लिए इंडियन रेलवे और एयरलाइंस दोनों 24 आवर्स के फॉर्मेट का क्लॉक यूज़ करता है। अपने ट्रेन के डब्बों पर ही बड़े बड़े 5 नंबर्स देखे होंगे, बट क्या आपको पता है इन नंबर्स का मतलब क्या है? ट्रेन के हर डिब्बे का एक अपना अलग नंबर होता है, जैसे जनरल कोच, स्लीपर, S1, S2, बट इसके अलावा भी एक 5 डिजिट का नंबर होता है। इन नंबर्स में शुरुआत के जो 2 डिजिट होते हैं वो ये बताता है कि वो पर्टिकुलर बोगी किस ईयर में बना है। अगर आपके बोगी पे 93 लिखा है तो आप ये समझ जाना कि आपका जो डब्बा है वो काफ़ी टाइम पहले बना है। लेकिन अगर आपके डब्बे पे 02, 07, 17 या 23 लिखा है तो आप ये समझ जाना आपका डब्बा भी नया है और आप सेफ हो। बट घबराने की जरूरत नहीं है। इंडियन रेलवे टाइम पे अपने टेक्नोलॉजी में चेंजेस करते रहता है, जिसकी वजह से इंडियन रेलवे आज के टाइम में काफ़ी सेफ है। लास्ट के 3 डिजिट ये बताता है कि आपका डब्बा किस क्लास का है। कि अगर 1 से 200 लिखा है मतलब AC कोच कैटेगरी का है। अगर 201 से 400 लिखा है तो स्लीपर कैटेगरी का होगा। 401 से 600 लिखा है तो जनरल सेकंड क्लास की कैटेगरी होगी। 601 से 700 होगा तो 2S कैटेगरी का डिब्बा होगा। अपनी ट्रेन के अंदर छोटे छोटे होल्स देखे होंगे। कई लोग सोचते हैं ये डिज़ाइन है, कई लोग ये भी सोचते हैं कि ये शायद ही स्पीकर लगा हुआ है, लेकिन भाई उसके लिए प्लेटफॉर्म पे बड़े बड़े स्पीकर्स लगे होते हैं। तो एक्चुअल में ये है क्या? इंडियन रेलवे ने वेंटिलेशन सिस्टम के लिए इन होल्स को बनाया है। आपने कई बार देखा होगा कि ट्रेन में खचाखच भीड़ बड़ी होती है, जिससे सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होती है। तो ये होल्स वेंटिलेशन सिस्टम का काम करते हैं। खिड़कियों से होते हुए फ्रेश एयर जब अंदर आता है और अंदर जब आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो तो ये उन होल्स के थ्रू बाहर निकलता है। तो आप सोच रहे होंगे कि इससे अच्छा है कि खुला ही छोड़ देते। ये होल्स इस तरह बनाई गई होती हैं कि बारिश का पानी या फिर कचरा ट्रेन के अंदर नहीं आ पाता। आपने ट्रेन के अंदर इस तरह के कुछ लाल वायर्स लटके हुए देखे होंगे। कुछ लोग इसको मस्ती में खींचते हैं और पुलिस इनको पकड़ ले जाती है। दरअसल ये आपातकालीन चेन है। अक्सर लोग मस्ती में या फिर छोटी छोटी वजह से इनको खींच लेते हैं, लेकिन ये केवल आपात स्थितियों में ही खींचना होता है। जैसे किसी पैसेंजर को चोट लग गई, किसी को मेडिकल इमरजेंसी है या फिर कोई ट्रेन से गिर गया,
उस स्थिति में ये चैन खींच के रेलवे को इन्फॉर्म किया जाता है। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मेरे वहाँ छोटी लाइन चलती थी और पटरियों के किनारे कुछ घर बने होते थे। कोई भी पैसेंजर उन घरों का होता था तो वो अपने घर से पहले उन लाल वायर्स को खींच के उतर जाता था और वो अपने घर जाता था। बट ऐसा आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके लिए आपको भारी भरकम जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। सोच रहे होंगे कि अगर आप ट्रेन की चेन खींचते हो तो पुलिस को कैसे पता चल जाती है कि इस पर्टिकुलर डब्बे में ही चेन खींचा गया है। डब्बे का चेन खींचा गया होता है, उस डब्बे के बाहर एक वॉल्व लगा होता है। जैसे ही चेन खींची जाती है वो वॉल्व नीचे हो जाता है और बहुत जोर से गैस निकलने की आवाज़ आती है। जो ट्रेन का ड्राइवर होता है वो काफ़ी तेज हॉर्न बजाने लगता है ताकि पुलिस और आसपास के लोगों को इसका पता चल जाए। वहाँ लोग चेक करते हैं कि कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ या फिर किसी को मेडिकल इमरजेंसी तो नहीं है। जब आप ट्रेन में सफ़र करते हो तो आपको कुछ ऐसी आवाज़ें आती हैं। मैं पहले ये सोचता था कि ट्रेन के हिलने से ये ऐसी आवाज़ें बनती हैं या फिर जो ट्रैक है उसमें काफ़ी बड़े-बड़े गड्ढे हैं, बट ऐसा नहीं होता क्योंकि ट्रेन की पटरियाँ काफ़ी लंबी होती हैं तो उनको कंटिन्यूअस नहीं बनाया जा सकता। तो उनको बनाने के लिए कुछ जॉइंट्स बनाने पड़ते हैं और जब इन जॉइंट्स की एक पोर्शन से दूसरी पोर्शन पर ट्रेन का पहिया जाता है तो कुछ इस तरह की आवाज़ें पैदा होती हैं। अगर आपके पास कार या बाइक होगा तो आप ये चीज़ तो जानते होंगे कि उसकी इंजन की कैपेसिटी को सीसी में मेज़र किया जाता है। बट कभी आपने सोचा है कि ट्रेन के इंजन की कैपेसिटी को हम कैसे मेज़र करते हैं? ट्रेन के भारी भरकम डिब्बों को खींचने के लिए लोकोमोटिव इंजन बेहद ही पावरफुल बनाया जाता है ताकि ये लंबी दूरी तय कर सके और ख़राब भी ना हो। जनरली एक ट्रेन का इंजन 16 सिलेंडर के साथ आता है और एक सिलेंडर की क्षमता 10,941 सीसी की होती है। अगर इसको 16 से गुना किया जाए तो इंजन की क्षमता 1,75,000 सीसी के करीब आएगी। इतने कैपेसिटी के इंजन को अगर आप किसी पर्टिकुलर कार के इंजन के साथ कंपेयर करोगे जिसकी कैपेसिटी अगर 1000 सीसी के बराबर होती है तो आप पाओगे कि कुल 175 कार्स यूज़ करने पड़ेंगे एक लोकोमोटिव इंजन की कैपेसिटी को फुलफिल करने के लिए। ऑटोमोटिव नियम के अनुसार ज़्यादा पावरफुल इंजन वाले कैपेसिटी को सीसी में नहीं बल्कि लीटर में मेज़र किया जाता है। बेसिकली 1000 सीसी के इंजन को हम 1 लीटर में मेज़र करते हैं। इसको लोकोमोटिव इंजन के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो 175 लीटर की कैपेसिटी होगी एक लोकोमोटिव इंजन की। भारत में 2 तरह के इंजन इस्तेमाल होते हैं, डीजल और इलेक्ट्रिक। मौजूदा समय की बात करें 52% ट्रेनें डीजल इंजन से संचालित होती हैं। इलेक्ट्रिक ट्रैक पर डीजल इंजन भी संचालित किया जाता है, यानी कि एक लोकोमोटिव इंजन डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों मोड में संचालित हो सकती है। अगर इनकी कीमत की बात करें तो डबल मोड वाले लोकोमोटिव इंजन की कीमत करीब 18 करोड़ रुपए के आसपास आती है, जबकि एक सिंगल मोड में चलने वाली इंजन 10 से 13 करोड़ रुपए की आती है। भाई अपने यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नाम तो सुना ही होगा। अपना इंडियन रेलवे भी उसमें जगह बना चुका है। पहली साइट का नाम है कालका शिमला रूट, जिसकी कुल लंबाई 96 किलोमीटर है और इसमें कुल 102 सुरंगें हैं। ये रूट 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि बारिश और बर्फबारी के समय ये रूट बेहद खतरनाक हो जाता है। दूसरी साइड है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जिसको पहले विक्टोरिया टर्मिनस भी कहा जाता था। ये स्टेशन 1887 में बना था। इसकी वास्तुकला विक्टोरिया गॉथिक स्टाइल में है। इसी खूबसूरती के कारण इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। आपने कभी न कभी ट्रेन के डिब्बों पर अलग अलग रंग की पट्टियां जरूर देखी होंगी, पर क्या आपको इनका मतलब पता है? हर पट्टियों का अपना एक अलग मकसद होता है और ये पट्टियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे अगर नीले रंग की ट्रेन पे अगर सफ़ेद पट्टियाँ बनाई गई हैं तो ये अनरिजर्व सेकंड क्लास की कैटेगरी को दर्शाता है। नीले या फिर लाल कलर की ट्रेनों पे कुछ पीले रंग की चौड़ी पट्टियाँ बनाई गई होती हैं। ये बेसिकली विकलांग और बीमारों के लिए आरक्षित होती हैं। अच्छा, जब आप गाड़ी लेने जाते हो तो पूछते हो ना भाई कितना देती है? बाकी सब ठीक है, हैंडल वेलेंट बढ़िया, गियर वेयर बढ़िया है, पर गाड़ी माइलेज कितना देती है? सेम क्वेश्चन भाई ट्रेन के लिए भी पूछी जाती है। ये 1 लीटर में कितना किलोमीटर चलती है? जनरली एक ट्रेन 1 किलोमीटर में चलने के लिए 4 से 10 लीटर डीजल का इस्तेमाल करता है। हालांकि अगर ड्यूअल मोड वाली इंजन है तो इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज करता है। आपने ट्रेन के पीछे 2 बड़े बड़े मैग्नेट देखा होगा, बट एक्चुअल में ये मैग्नेट है ही नहीं। इनको साइड बफर बोला जाता है। ये देखने में मैग्नेट की तरह लगते हैं, जैसे लगता है कि ये 2 डब्बों को आपस में चिपका के रखता है, बट एक्चुअल में ये चिपकाने का काम नहीं करता। ये सस्पेंशन की तरह काम करता है, जैसे हमारी बाइक के अंदर और गाड़ियों के अंदर सस्पेंशन होता है। जोड़ने का एक्चुअल काम एक स्क्रू कपलिंग से होती है जो बीच में होती है, बट अब हम देखते हुए कि ये सारा वारा चेंज कर दिया गया। अब सिर्फ एक सिंगल बफर बीच में इस्तेमाल किया जाता है और ये चेंज इसलिए कर दिया गया कि जब 2 साइड बफर होते थे तो उसमें दिक्कत ये होती थी कि जब 2 ट्रेनों का एक्सीडेंट होता था तो उसमें एक्सीडेंट में डब्बा एक के ऊपर एक चढ़ जाता था और वो एक्सीडेंट काफ़ी भयानक रूप ले लेती थी। बट एक सिंगल बफर होने की वजह से अब जो ट्रेनें चलती हैं वो सिर्फ पटरियों से उतरती हैं साइड वाइज होके, जिससे एक्सीडेंट में जो जान माल की हानि होती है वो काफ़ी कम होती है।